अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच थैंक यू आरजू। सर। आपसे बलूचिस्तान पे तो डेफिनेटली बात करेंगे ही और उस पे टीटीपी के ऊपर भी, लेकिन उससे भी पहले सर चाइना पे बात करेंगे। पीएम मोदी ने काफी पॉजिटिव किस्म का एक इंटरव्यू जो दिया है उसमें काफी बात की है चाइना के बारे में। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो टेंशन है क्या वो कम होती दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कजान में मिले थे ब्रिक्स समिट में अक्टूबर 2024 में रूस में, उसके बाद काफ़ी फ़र्क आया दोनों देशों के रिलेशनशिप में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी खटास आ गई थी, क्योंकि जब अप्रैल मई 2020 को चीन 3 डिवीजन लेके आ गया था लद्दाख के अंदर। ये भी सच्चाई है कि भारत ने 1 महीने के अंदर ही मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी, और उससे भी चीन जो एकदम सरप्राइज था जिस प्रकार से भारत ने अपने ट्रुप्स को मूवमेंट किया। और उसके बाद हमने सितंबर के करीब 25-26 अगस्त को कैलाश रेंज को भी पकड़ा था। मगर उसके बाद बातचीत का दौर चला भारत और चीन के अंदर। कुछ पार्शल डिसएंगेजमेंट हुई थी, जो कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ एंड साउथ पेंगेंगसू, मगर डेप्सांग और डेमचोक में नहीं हुआ था। जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की कजान के अंदर, ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर भी डिसएंगेजमेंट होगा, और जो पेट्रोलिंग पहले होती थी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट पे वहां तक होगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी, और उसके कारण रिलेशनशिप में बहुत एक प्रकार से ये कहूँगे पॉजिटिव सिग्नल आए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर भारत के जो एक प्रकार से एनएसए हैं और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी मिले, और उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी गए चीन के अंदर। तो एक सच्चाई है कि ऐसा लगता है भारत और चीन के जो रिलेशनशिप हैं वो काफी हद तक नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। और ये दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा है आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत का एक चीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत बड़ा ट्रेड है दोनों के बीच में। और दोनों एक कह सकते हैं लार्जेस्ट कंट्रीज हैं एशिया में और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। दोनों एक दूसरे पर काफी डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि जो हमारे आपस में, क्योंकि नेबर्स हैं तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, हमें उनको मैनेज करना चाहिए, और एक दूसरे की जो ताकत है उसका एक दोनों देशों को फायदा उठाना चाहिए, जिससे दोनों देशों को आने वाले टाइम में इकोनॉमी में फायदा हो। आरजू। लेकिन सर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो तो अक्सर जगह पे यही बात की जाती है कि वो चाइना को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चलता रहता है जिससे चाइना की तरफ पूरी तरह से ना जा सके। क्या भारत को वो ये करने देंगे? क्या भारत जो है वो चाइना के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कर पाएगा, या आप ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पे? देखो, सच्चाई यह है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप आए वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में आए, और वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पर टैरिफ की बात है वो हेजिटेट नहीं करेंगे एक रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ लगाने के लिए। उसके अंदर चीन भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। चीन के ऊपर काफी दबाव है, भारत के ऊपर भी काफी दबाव है टैरिफ को लेके, क्योंकि भारत और चीन जो अमेरिका के टैरिफ में फर्क है। मगर भारत ने अमेरिका के साथ काफी हद तक बातचीत हो रही है। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ, वो भी आगे होगा। तो हम अपने पूरा विश्वास है भारत अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। कहीं जहां पर टैरिफ ज्यादा है उनको कम करने की कोशिश करेगा। जैसे इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में गए थे, उससे पहले ही हमने अपने इस बजट में 3 मेजर चीजों पे, एप्पल पे, टेस्ला पे और जो मोटरसाइकिल हैं वो उन पे कम कर दिया था टैरिफ को। मुझे लगता है वो एक प्रकार से हम टैरिफ को मैनेज करेंगे अमेरिका के साथ, और इसी प्रकार से चीन को भी मैनेज करना पड़ेगा।
हाँ, ये सच्चाई है कि ये टैरिफ का डर चीन को भी है, भारत को भी है। तो ऐसे में भारत और अगर चीन आपस में कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ट्रेड के मामले में, तो दोनों देशों को फायदा है। और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इसके अंदर कोई दखल अंदाजी देगा, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि उसका जो ट्रेड है वो बढ़े, और उसका ट्रेड जब ही बढ़ सकता है जबकि वो एक प्रकार से टैरिफ के मामले में उसको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, ना कि एक एरोगेंट और एडमेंट एटीट्यूड करेगा, तो वो नुकसान अमेरिका को भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत और चीन का जो ट्रेड है हो सकता है वो और भी आगे बढ़े। मगर सर उसके साथ साथ जैसे आपने देखा कि चाइना के साथ तो अमेरिका की कभी बनी नहीं, तो अमेरिका और चाइना की टेंशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या वो भी आपको लग रहा है कि कम होगी, या चाइना के साथ जो है वो अमेरिका जो है वो उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले रहता था कि एक कोल्ड वॉर सी चलती रहती थी दोनों के बीच? देखो, सच्चाई है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा एक प्रकार से एडवर्सरी वो चीन है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनको लगा है कि वो रूस को किसी तरीके से चीन के पलड़े से निकालें। और इसीलिए अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुद्दा यह है कि किसी तरीके से, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण आने वाले समय में रूस की इकोनॉमी में डगमगाएगी, और रूस जो है वो ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पे, और वो नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं रूस को चीन के पलड़े से बाहर निकालना चाहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इंडो पैसिफिक में अगर कोई बहुत बड़ा कंटेम्परेरी है और जो कंपटीटर है अमेरिका का, वो चीन है, ना कि रूस। तो ये मुझे लगता है कि उसका फोकस होगा चीन पे। तो ये समझना कि चीन के साथ अमेरिका के रिलेशन आने वाले समय में अच्छे हो सकते हैं, शायद नहीं। क्योंकि अमेरिका ये को मालूम है कि चीन जो है वो बड़े जोरों से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है, मिलिट्री पावर को भी बढ़ाता जा रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड और स्ट्रांग होगा, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिका चीन को लेके हरदम एग्रेसिव रहेगा, असर्टिव रहेगा, क्योंकि चीन जो है उसकी जो एक्सपीरिज्म है वो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं इंडो पैसिफिक में, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्नोई, वियतनाम, इनके सब के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, स्पेशली समुद्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और चीन के रिलेशन इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होने वाले। और चीन को अमेरिका हरदम ये सोचता है कि वो सबसे बड़ा उसके लिए आने वाले टाइम में कंपटीटर है। और रूस के साथ मुझे लगता है कि अमेरिका के आने वाले समय में जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होंगे। और इसी तरफ वो चाहता है कि अमेरिका रूस से रिलेशन अच्छे हों। अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर भी जाना पड़ता है इजराइल के साथ मिलके, तब भी वो इस का फायदा उठाएंगे कि रूस जो है ईरान को ज्यादा मदद ना दे पाए। इसलिए आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का काफी रिलेशनशिप ट्रंप के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहां रशिया यूक्रेन लड़ाई के बारे में समझौता हो रहा की संभावना है आने वाले टाइम में, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी हो जाएगा, मगर जब भी है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है पुतिन की तरफ। और जी बिल्कुल ऐसा सर, लेकिन सर अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो आपने देखा डॉक्टर मारंग बलूच को अरेस्ट किया गया है। और अब कुछ लोग ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो इंटरव्यूज या उनके जो वीडियोस मैंने एक आध सोशल मीडिया पे देखी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलूच को पहले से पता था कि ये ट्रेन के ऊपर अटैक होने वाला है, और वो उन लोगों से मिली हुई थी, तो इसलिए उनको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। इस किस्म की बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिनकी मैंने वीडियो क्लिप्स देखे। क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये इतनी क्या घबराहट है गवर्नमेंट के अंदर, क्या वो डॉक्टर मारंग बलूच से भी डरने लगे? बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अपनी सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, और सिविल वार जैसी सिचुएशन इसलिए पैदा हो रही है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जो स्थिति पैदा हो रही है वो एक प्रकार से काफी नाजुक है। और आपको पता ही है 1948 में जो बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया था। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और उसके बाद बलूचिस्तान सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, और रिच है मिनरल रिसोर्स में, जिसमें कॉपर, जिंक, आपका गैस, कोबाल्ट, ऑयल भी है।
मगर ये भी सच्चाई है, इसके बावजूद कि वो रिसोर्सेज में रिच है, मगर वो पूरेस्ट प्रोविंस है, उसका जो पर कैपिटा इनकम है दूसरे प्रांतों के बहुत कम है, इन्फ्लेशन उसका दूसरे प्रांतों से भी ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, 10 से 15 हजार यूथ गायब हैं, काफी पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए हैं। तो एक प्रकार से बलूचिस्तान में लोगों को लगता है कि पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है उससे उनको लगता है कि अभी तक तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब चीन भी कर रहा है। तो ऐसे में वो चीनियों के पीछे भी, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बनने हैं वो टेक्नीशियन इंजीनियर सारे चीन से आए हैं या पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस हैं, पंजाब से, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ग्वादार में जो ये पोर्ट बना है, ग्वादार इंसिडेंटली ओमान का हिस्सा था, 1958 में पाकिस्तान ने खरीदा था। तो वहां पर जो 250 से 300 किलोमीटर का इलाका लिया है, वो भी एक प्रकार नेवल पोर्ट बनाया है और एयरफील्ड बनाई है। उसके अंदर जो कि ग्वादार से लोग मुछारे जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो हालात हैं बलूचिस्तान में, वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं सेंसिटिव हो गए हैं। कहीं आर पार की लड़ाई बीएलए लड़ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस प्रकार से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, उसके बाद फिर सुसाइडल अटैक एक के बाद एक कर रहा है, कहीं ना कहीं बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी आपस में गठजोड़ हो गया है, और उसके कारण जो हमले वो ज्यादा सटीक हैं। मारंग बलूच है, वो तो एक चाहती है कि कहीं बातचीत हो, वो मोर ऑफन द नॉट वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो चाहते हैं कि जितने लोग गायब हुए उनके बारे में पता चलने, पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़े, मगर उसको जेल में डालना, उसको एक प्रकार से आतंकवादी डिक्लेयर करना, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है और एक घबराहट का इशारा है कि पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है। और यह सच्चाई है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें, मौलाना फैजुल रहमान ने भी असेंबली में ये बोला था कि जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बलूचिस्तान में जहां पर आर्मी और पुलिस का अब कोई भी प्रेजेंस नहीं है, और उसका इशारा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को खुदा भरोसे छोड़ दिया है, और वो अब हालात ऐसे खराब हैं कि अगर ऐसे चला तो कहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अर्जुन, लेकिन सर साथ ही साथ ये बात भी की जाती है कि टीटीपी जो है वो भी सपोर्ट कर रही है बीएलए को, दोनों मिल गए हैं। इतनी बड़ी सर एजेंसी है हमारी, इतनी बड़ी फौज है, और इन गवर्नमेंट अलग, इनसे आखिर ये हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे? आखिर इन्हें कुछ तो करना चाहिए ना। ठीक है, कब्जा किया है या जो भी किया बलूचिस्तान पे, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ ही है। तो ये सिचुएशन को बेहतर करने के बजाय ये बिगड़ती क्यों चली जा रही है? ये मतलब कोई पॉलिसी ठीक नहीं बना रहे, या ये जिद कर रहे हैं गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत नहीं होगी? हाँ, सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कहीं गड़बड़ हुई है। और देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज की तारीख में एक नहीं है, मल्टी फैसेट है। जैसे था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें सबसे आज की तारीख में पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है, 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। और आप देखें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान का हर साल घटता जा रहा है। उसके बाद फॉरेन रिजर्व 4.5 बिलियन रह गया है, जो कि 15 दिन का ही इंपोर्ट देख सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती थी वो ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट आने से डरने लगे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं, और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करी जाए तो वहां पर हालात इतने खराब हैं, क्योंकि हुआ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में जो बलूच हैं वो दोनों तरफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, डूरन लाइन नहीं मानते वो। तो ऐसे में जिस प्रकार से आज की तारीख में तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक के बाद एक बड़े बड़े हमले कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उससे पूरा पाकिस्तान की फौज हिल गई, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी सच्चाई है कि जो उसकी बेसिस हैं वो पाकिस्तान में कम हैं और अफगानिस्तान में ज्यादा हैं, इसमें कोई नहीं। क्योंकि जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है तालिबान, और पाकिस्तान तालिबान जो तहरीक है, ये भी एक सिक्के के दो पहलू।
और वो मसेरे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। हुआ क्या है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी रिलेशन बहुत खराब हो गए, क्योंकि सच्चाई है जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तालिबान ने एक प्रकार से कमांड ले ली थी पाकिस्तान की, तो वहां पर बहुत खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। और इमरान खान उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने कहा था दे हैव ब्रोकन द चेन ऑफ स्लेवरी। मगर भारत को पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन है, रिलेशनशिप ज्यादा देर चलेंगे नहीं, और यही हुआ। क्योंकि तालिबान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान वो ड्यूरल लाइन नहीं मानते हैं, और यही हुआ कि आज जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के भी रिलेशन बड़े खराब हैं। पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं कुछ कैप्चर कर रखी तालिबान ने, कहते हैं 7-8 के ऊपर हमला किया था, 4 अभी भी हैं। तो आज पाकिस्तान की हालात ये हैं कि पाकिस्तान के रिलेशन तालिबान की गवर्नमेंट से भी अच्छे नहीं है, तालिबान के लड़ाकू भी वहां से लड़ रहे हैं। इधर से खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस बहुत सक्रिय हुए हैं, जिसकी बेसिस जो हैं वो एक प्रकार से अफगानिस्तान में भी हैं, और जो हथियार छोड़ के गए थे अमेरिकन $3 बिलियन के, वो हथियार काफी हद तक बलूचिस्तान के अंदर भी आ गए हैं, और वही खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के पास भी आ गए हैं। तो ये सच्चाई है कि एक तरफ से तो पाकिस्तान को मार पड़ रही है अफगानिस्तान से तालिबान की, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में बीएलए के साथ भी क्या हुआ, जो छोटे छोटे फैक्शन ग्रुप थे बलूचिस्तान के वो भी इकट्ठे मिल गए, और ऑपरेशनल कट जोड़ भी होगा बीएलए और टीटीपी के बीच। तो आप देखें उधर से अफगानिस्तान में तालिबान की से काफी नुकसान हो रहा है जो पाकिस्तान को, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ऐसा लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन धीरे धीरे पाकिस्तान में पैदा होती नजर आ रही है। लेकिन सर लास्ट में जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान बार बार भारत की तरफ भी इशारा कर रहा है और कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत जो है उसका हाथ है और भारत इन्वॉल्व है। ये बात हमने पहले भी कई बार सुनी है, लेकिन बहरहाल कोई किस्म का प्रूफ, सॉलिड प्रूफ जो है वो पाकिस्तान अभी तक नहीं दे पाया है। लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई में भारत की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो दिया जाता है बलूचिस्तान को? देखो सच्चाई ये है कि आरजू, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये सच्चाई है, भारत ये रिकग्नाइज करता है कि भाई हाँ, जो भी बलूचिस्तान में हो रहा है वो बलूचिस्तान एक लिबरेशन आर्मी जो स्ट्रगल कर रही है, एक फ्रीडम स्ट्रगल है, और जो लोग बलूचिस्तान में कभी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मगर ये सोचना कि भारत उसकी कोई मदद कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो बिल्कुल गलत है। उसके 2-3 पॉइंट है। एक तो ये सच्चाई है, भारत का बलूचिस्तान से बॉर्डर नहीं मिलता। जब तक किसी का बॉर्डर नहीं मिलता कोई भी सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हथियार बार बार उंगली उठा के पाकिस्तान कह रहा है कि हथियार उसके पास है, वो कहां से आए? ये हथियार सारे अफगानिस्तान से आए हैं, और ये अमेरिकन छोड़ गए थे, और वो जो हैं अमेरिकन $3 बिलियन के, और कुछ तालिबान के जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने वहां से काफी हद तक जो जेल में भी वो थे टेररिस्ट, उनको भी छोड़ दिया था। ये सच्चाई है कि इनके हथियार अफगानिस्तान से हैं काफी हद तक, और कुछ इनको आप पाक बॉर्डर से भी मिले। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, भारत इसके साथ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत का ये मॉरल सपोर्ट है कि हाँ, भारत ये रिकॉग्नाइज करता है जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वहां पर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, वहां पर बच्चों को गायब किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का और कोई उसके साथ लेन देन नहीं है, और भारत इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत बार बार बता रहे, आपने पॉइंट बोला कि कोई भी प्रूफ नहीं दे पाया पाकिस्तान। प्रूफ तो जब दे जब कुछ हो, कोई ऐसा है ही नहीं। हम बार बार बता रहे हैं, वो तो पहले उंगली उठाते थे, अब अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान गवर्नमेंट है, जिसको वो सोचते थे कि जब वो आएगी तो उनको एक स्ट्रेटेजिक बर्थ मिलेगी। तो क्या हो गया, अभी अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे खराब हो गए पाकिस्तान के? उसमें भी भारत का इन्वॉल्वमेंट बताता है, भारत का ना लेना ना देना इसमें कोई। भारत के जो रिलेशनशिप तालिबान के साथ है वो पीपल टू पीपल है। हम चाहते हैं कि हमने जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, हमने वहां पर स्टेडियम बनाया था, हमने वहां पर पार्लियामेंट बनाया था, हमने वहां सलमा डैम बनाया था। हम चाहते हैं कि भाई वहां के लोग कहीं एक प्रकार से नुकसान ना करें, हम उनको मदद दें, और इसीलिए भारत वहां पर जो
फूड सब्सिडीज भी देता है, वहां पर खाना पीना भी भेजा था, 80,000 टन हमने गेहूं भी भेजा था, वहां पर हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा भारत ने आज तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत उसकी जो पॉलिसी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, जहां पर औरतों के साथ एक प्रकार से इंसाफी नहीं होती। मगर ये सोचना कि भारत की इन्वॉल्वमेंट चाहे वो बलूचिस्तान में है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के, वो बिल्कुल गलत है। भारत अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेके चलता है और भारत किसी दूसरे देश की एक प्रकार इंटरनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करता, और इसीलिए पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को और भारत को दोनों को जो है वो अपने अपने डिफरेंसेस हैं उनसे भी खत्म करना चाहिए, और तभी जो है दोनों कंट्रीज आगे बढ़ पाएंगी। वरना ये इस किस्म एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, खासतौर पे पाकिस्तान बार बार जैसे कभी केपीके के लिए और कभी बलूचिस्तान के लिए भारत का नाम लेता है, लेकिन अपने अंदर जो हमारे कमजोरी है उसको हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर हम सही काम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।